अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक इंतहाई अहम मौजू के ऊपर बात करने जा रहे हैं जो कि है ओसीडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। आइए हम जानते हैं ओसीडी के बारे में फ्रॉम वन ऑफ द टॉप साइकियाट्रिस्ट इन लाहौर, डॉक्टर आफिया मलिक से। मेरा नाम डॉक्टर आफिया मलिक है और मैं कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हूँ। मैंने एमबीबीएस जो है वो फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल से किया। उसके बाद मैंने अपना एफसीपीएस जो है वो सर्विसेज हॉस्पिटल से किया और वहाँ से मैंने अपनी ट्रेनिंग की। अब जो है मैं जिनाह हॉस्पिटल में एज कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट काम कर रही हूँ। इसके साथ साथ मैं ऑनलाइन कंसल्टेशंस भी कर रही हूँ और अपना प्राइवेट क्लिनिक भी रन करती हूँ जिसका नाम साइक इंटेलेक्ट्स है और ये गार्डन टाउन में मौजूद है। मेरे एरियाज ऑफ एक्सपर्ट में कुछ थोड़ा एक्सपर्टीज़ जो है वो आपको बता देती हूँ। मैं माहिर ज़हनी अमराज हूँ। इसमें डिप्रेशन, एंजाइटी, बाइपोलर डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया और सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर, एपिलेप्सी से रिलेटेड डिसऑर्डर, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि इस ज़हनी अमराज के अंदर आती हैं और मैं इन तमाम को देखती हूँ। आज हम जिस बारे में बात करने लगे आज मैं जिस बारे में आपको बताने लगी हूँ वो है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसे हम ओसीडी भी कहते हैं और वहम वसवसे की बीमारी भी कहते हैं। वैसे तो आमतौर पे हर इंसान जो है उसको वहम भी हो सकता है, वसवसे भी हो सकते हैं और किसी भी दिन में या किसी वक्त में हर इंसान इस चीज़ से गुजरता है। लेकिन इसको हम बीमारी की सूरत किस वक्त कहते हैं? जब इनकी तादाद बहुत ज़्यादा हो जाती है और आपकी आम डेली लाइफ के अंदर आपको इफ़ेक्ट करती है। ओसीडी जो है या ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के दो पार्ट्स हैं जिसे हम कहते हैं ऑब्सेशंस और कंपल्शंस। ऑब्सेशंस जो हैं ये वो चीज़ है जो कि आपको किसी किस्म की ख्वाहिश पैदा होती है या जहन में कोई सोच आती है या एक अर्ज जो है वो आपके दिमाग में बनती है। कुछ इमेजेस हैं जो इंसान के दिमाग में आते हैं और आके वहाँ पे फंस जाते हैं और आपके निकालने से भी नहीं रुकते। ये जैसे मैंने बताया इमेजेस की फॉर्म में भी हो सकता है, ये सोच की फॉर्म में भी हो सकता है और ये किसी किस्म की अर्ज भी हो सकती है। अगर हम इसमें सिर्फ और सिर्फ सोच को ले लें तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे कॉमन थीम हैं जिसमें ये सोच जो है वो आती है। सबसे ज़्यादा देखा गया है कि इसकी जो कॉमन थीम है वो कंटेमिनेशन या डर्ट से एसोसिएटेड होती है। जैसे गंदगी के बारे में ख्यालात आना, गलीज़ किस्म की सोच आना कि और आपको बार बार जो है वो इस सोच का आना कि मेरे हाथ गंदे हैं, मुझे हाथ धोने पड़ेंगे, जरासीम से रिलेटेड सोच का आना। अगर ये सोच नहीं होती तो इसकी जगह पे खुदा न खास्ता इस्लाम के ख़िलाफ़, मज़हब के ख़िलाफ़ जो है वो सोचों का पैदा होना शुरू हो जाती हैं। ये सोचें आपके रोकने से भी नहीं रुकती। आपका जहन इस चीज़ को जानता है कि ये फुलिश थॉट्स हैं, इन सोचों का हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन ये आपके रोकने से भी नहीं रुक रही होती। इसके साथ साथ ये हर उस इंसान के लिए जिसको ये प्रॉब्लम हो रही होती है उसके लिए सोचें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देह होती हैं। ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में आते हैं। ये तो बात हो गई ऑब्सेशंस के बारे में। अब यहाँ मैं आपको कंपल्शंस के बारे में भी बताती चलूँ कि जब इंसान को ये तमाम चीज़ें हो रही होती हैं तो वो कुछ रिचुअल्स करता है, कुछ चीज़ों को बार बार करता है अपनी सोच को रोकने के लिए और उसे सेटिस्फाई करने के लिए। जैसे हाथों को बार बार धोना। जिन लोगों के अंदर कंटेमिनेशन की थॉट्स आती हैं वो बार बार हाथ धोते हैं, इतना धोते हैं कि उनके हाथ ख़राब हो जाते हैं, उनको नहाने के दौरान बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, उनको किसी भी इस तरह के काम के अंदर जो कि सफाई सुथराई से एसोसिएटेड हो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और उनके लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देह होती है। इसके साथ साथ कई लोगों के अंदर और किस्म के रिचुअल्स होते हैं, जैसे बार बार तालों को चेक करना, बार बार अपने पैसों को गिनना और कई लोगों को किसी न किसी किस्म के जो हिंसे हैं जैसे नंबर्स हैं उनसे रिलेटेड जो हैं वो थॉट्स आती हैं। जैसे मेरे पास अभी पिछले दिनों ही एक मरीज़ आए जो कि मुझे ये बता रहे थे कि अगर मैं 13 नंबर इस्तेमाल ना करूं तो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें मेरे लिए मनहूस साबित होंगी और वो उनको ये चीज़ इतनी ज़्यादा करनी पड़ती थी, अपने हर काम के अंदर लेकर आनी पड़ती थी कि वो उनके लिए बहुत ही तकलीफ़ का बायस था। ऑब्सेशंस जो हैं वो किसी तरह का रंग भी ले सकते हैं और कंपल्शन भी जो हैं वो किसी भी तरीके का रंग ले सकते हैं। जी बिल्कुल, ओसीडी को वहम की बीमारी भी कहा जाता है और इसके साथ बल्कि जैसे मैंने पहले भी बताया कि बहुत सारे वहम जो हैं वो अटैच हैं। कई बार ऐसा होता है कि इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ इन वहम के साथ या किसी ख़ास किस्म की थॉट की बजाय बहुत सारे फ़ोबिया जहन में आते हैं। जैसे इंसान कोई ख़ास जगहों पे नहीं जा सकता, कई लोग जो हैं वो किचन में नहीं जा सकते क्योंकि उनके जहन में ये आता है कि हम अगर किचन में जाएंगे
तो हम कोई ना कोई ऐसी चीज़ उठा लेंगे जिससे दूसरों को मसला हो। इसे हम ऑब्सेशनल फोबियाज़ कहते हैं, जैसे कि हम छुरी उठा लेंगे और इससे जो है वो किसी को इससे प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा इसके अंदर बहुत सारे रुमिनेशंस भी होते हैं, यानी दिमाग के अंदर एक ख़ास किस्म की बहस चलती रहती है, और कभी दिमाग कहता है कि ये काम करना चाहिए और कभी दिमाग कहता है कि ये काम नहीं करना चाहिए, जिसकी वजह से क्या होता है कि इंसान अपना काम जो है वो एक टारगेट तक अचीव नहीं कर सकता, और उसके अंदर एक स्लोनेस डेवलप हो जाती है, जिसे हम ऑब्सेशनल स्लोनेस भी कहते हैं। बहुत सारे लोग मेरे पास इस कंप्लेंट के साथ आते हैं कि जब भी हमारे घर से कोई बाहर जाता है तो हमें यूँ लगता है कि उसको कुछ हो जाएगा, या अगर हम बाहर जाते हैं तो हमें यूँ लगता है कि हमें कुछ हो जाएगा। ये भी इसी बीमारी का हिस्सा है। इसके अंदर भी वहम जो है वो इस तरीके से अपनी शक्ल ले लेते हैं। जी, वहम और वसवसों की जो बीमारी है, इसको जैसे मैंने कहा, ये और ओसीडी जो है वो एक ही चीज़ के दो नाम हैं। कई लोग इसे वहम वसवसों की बीमारी से जानते हैं, कई लोग इसे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के नाम से जानते हैं। मैंने बहुत डिटेल में आपके साथ इसकी अलामतों के बारे में बात की। अब हम बात कर लेते हैं कि ये होती कैसे है या इसकी क्या वजूहात होती हैं। जब भी कोई मेंटल इलनेस आती है तो उसमें 3 चीज़ों का रोल है। नंबर 1 बायोलॉजिकल कॉजेज़ हो सकते हैं, नंबर 2 साइकोलॉजिकल कॉजेज़ हो सकते हैं, और नंबर 3 सोशल कॉजेज़ हो सकते हैं। इन चीज़ों को देखते हैं कि क्या है। बायोलॉजिकली जेनेटिक्स का बहुत ज़्यादा रोल है। अगर आपकी फैमिली में किसी को विरासती तौर पे ये चीज़ मिली है, या फैमिली में किसी को मेंटल इलनेस है, तो बहुत हद तक चांसेस है कि आपके अंदर भी ये जो है इलनेस दोबारा से आ जाए। इसके साथ साथ हमारे बॉडी के अंदर कुछ ऐसे, या हमारे ब्रेन में कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जिनको हम न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। इनके ऊपर नीचे होने की वजह से बीमारी होती है। इसमें सबसे ज़्यादा रोल जो है वो सेरोटोनिन का होता है, और इसके कम होने से इस बीमारी का जन्म होता है, या ये नज़र आना शुरू हो जाती है। इसके साथ साथ हम बात कर लेते हैं साइकोलॉजिकल क्या कॉजेज़ हो सकती हैं। अर्ली चाइल्डहुड जो है वो एक ऐसा पार्ट है आपकी ज़िंदगी का जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्ली चाइल्डहुड के अंदर अगर किसी किस्म का कोई सवेयर प्रॉब्लम होता है, जैसे कि फ़िज़िकल अब्यूज़ है, सेक्सुअल अब्यूज़ है, या कोई और इस तरह की चीज़ है जो कि आपके जहन पर नक्श कर गई है, वो भी इस बीमारी को जन्म दे सकती है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे सब्सटेंस यूज़ है, नशा आवर चीज़ों का इस्तेमाल है, वो भी इस बीमारी को लेकर आ सकते हैं। सोशल सपोर्ट का होना, आपका वालिदैन का आपको सपोर्ट करना, या पेरेंट्स का ना होना, ये भी एक ऐसा फैक्टर है जो कि जिन लोगों में इस चीज़ की टेंडेंसी होती है उनमें ये बीमारी आ सकती है। जी बिल्कुल, ओसीडी के अंदर कुछ ऐसे, जैसे मैंने उनकी तमाम अलामात आपको बताई, ऐसे सिम्टम्स आते हैं जो कि एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के साथ भी एसोसिएटेड हो सकते हैं। वैसे तो जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर हैं, ये एक शख्सियत की जो डिसऑर्डर्स हैं, ये एक अलहदा डोमेन है जिसमें मज़ीद आगे से क्लस्टर्स बने हुए हैं और बहुत सारी टाइप्स हैं। लेकिन उनमें से एक टाइप जो है जिसे हम कहते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर, उसके साथ ये रिलेटेड है। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि वो लोग जिनके अंदर ओसीपीडी के ट्रेड्स होते हैं, उनकी एसोसिएशन होती है विद ओसीडी, या वो उनके अंदर चांसेस ज़्यादा होते हैं कि वो ओसीडी में शिफ्ट हो जाएं। उनके ट्रेड्स के बारे में बात करते हैं। जैसे ओसीपीडी में क्या होता है कि पेशेंट कह लें आप, या वो जो भी इंसान है, उसके अंदर एक परफेक्शनिज्म का फैक्टर आता है। वो बहुत परफेक्शनिज्म की तरफ रहते हैं, हर टारगेट को 100% अचीव करना चाहते हैं। कुछ थोड़ा उनके अंदर जो है वो स्टबर्ननेस का एलिमेंट होता है। उसके अलावा एक और, चूँकि ये मैं शख्सियत के बारे में बात कर रही हूँ, उनकी खसूसियात के बारे में बात कर रही हूँ, तो उनकी एक खसूसियत जो है वो ये भी होती है, ख़ासियत, कि वो थोड़ा फजूल खर्च नहीं होते, बल्कि बहुत ज़्यादा म्यार रवी से खर्च करते हैं, बल्कि आप ये भी कहें तो कंजूसी से भी खर्च करते हैं। अपनी पुरानी चीज़ों को बहुत ज़्यादा संभाल के रखते हैं, बेशक वो इस्तेमाल में हों या ज़ाया हो चुकी हों, उनको बहुत ज़्यादा अपने पास संभाल के रखते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, जो कि किताबों में लिखी जाती हैं और डॉक्यूमेंटेड क्राइटेरियाज़ हैं। और हम पर्सनैलिटी डिसऑर्डर उस वक्त कहते हैं जब इंसान की उम्र 17 साल से ज़्यादा हो जाती है और उसके पुराने तमाम उसकी जो टेन्योर है लाइफ का, उसको देख के, उसकी खसूसियात को देख के फिर कहा जाता है कि ये इस पर्सनैलिटी क्लस्टर में आता है या इस पर्सनैलिटी के अंदर आता है। सो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, परफेक्शनिज्म हो गया, स्टबर्ननेस हो गई, अपनी हर चीज़ को एक ख़ास तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखना और फिक्स्ड रहना एक चीज़ के ऊपर, ये कुछ ऐसे खसूसियात आप कह
मशाइलें हैं जो कि OCPD के अंदर आती हैं, और यही वजह है कि ये OCD के साथ भी एसोसिएटेड होती हैं। अब बात कर लेते हैं OCD के ट्रीटमेंट के बारे में। OCD का ट्रीटमेंट 2 तरीक़ों से किया जाता है। नंबर 1 इज़ दी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग एंड नंबर 2 फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। अगर हम काउंसलिंग की तरफ आएँ तो इसकी बहुत सारी कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू हम OCD के पेशेंट को ट्रेन करते हैं और उसकी सोच को जो है वो रोकने की या उसे तब्दील करने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी आती है, इसके साथ साथ काउंसलिंग भी है और बहुत सारे एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन, काफ़ी सारी एक जो है ना इनकी स्पेशलाइज्ड टेक्निक्स हैं जिनको किया जाता है। इसके साथ साथ जो है वो मेडिकेशन आती है। मेडिकेशन जो है उसमें एक ख़ास ग्रुप है मेडिकेशंस का जो कि इस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, जिन्हें SSRIs बोलते हैं, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स होते हैं ये, और इनको जो है वो एक अच्छी अमाउंट में, अच्छी स्ट्रेंथ में दिया जाता है और इसका एक ख़ास ड्यूरेशन है। ड्यूरेशन के बारे में भी मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगी कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों में ये मिथ है कि जो भी दवाइयाँ एक साइकाट्रिस्ट देता है वो इंसान को लग जाती हैं और लंबे अरसे के लिए यूज़ करनी पड़ती हैं। तो मैं यहाँ आपको बताती चलूँ कि ऐसी बात नहीं है। दरअसल हमारा जो ब्रेन है उसके केमिकल्स को ठीक करने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है और उसको एक मेंटेनेंस डोज के ऊपर रखना पड़ता है, जिसकी वजह से जब भी आप फर्स्ट टाइम इन मेडिकेशंस को यूज़ करते हैं तो इसका ट्रायल तकरीबन 8 to 9 मंथ्स का दिया जाता है। सो ये वजह है कि इन दवाइयों को लंबा अरसा यूज़ करना पड़ता है। अगर आप इसके बेस्ट ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा बेहतरीन आपके लिए ये है कि आप काउंसलिंग को और मेडिकेशंस को दोनों को साथ लेके चलिए ताकि इस बीमारी का इलाज जल्द से जल्द हो सके। जैसे बीइंग अ साइकियाट्रिस्ट मैं लोगों को 2 चीज़ों के ऊपर बात करना चाहूँगी। अगर आप OCD से रिलेटेड ही पूछें तो हमारे यहाँ इस चीज़ को बहुत बड़ा टैबू समझा जाता है, या किसी बंदे को अगर किसी मेंटल इलनेस से लेबल कर दिया जाए तो उसके लिए वो इंतहाई डिप्रेसिंग होता है, बहुत परेशान कुन होता है। बल्कि रादर लोग इस चीज़ को एक टॉन्टिंग वे में लेते हैं और बहुत इसका मजाक उड़ाते हैं कि वो ये समझते हैं जैसे मेंटल इलनेसेस हैं ही नहीं। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग जो हैं वो इस डिलेमा से गुजर रहे हैं, इस पेन से गुजर रहे हैं, और सिर्फ इस टैबू की वजह से वो डॉक्टर्स तक नहीं पहुँच पाते, साइकियाट्रिस्ट तक नहीं पहुँच पाते कि उन्हें ये लगता है कि शायद ये चीज़ें जो हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। मुझे बहुत दफ़ा कॉमनली ये चीज़ सुनने में मिलती है कि जो घर के बड़े बूढ़े जो होते हैं या मतलब पेशेंट की फैमिली जो होती है वो ये हमेशा आकर ये बात करती है, जी हमने तो इस पेशेंट से कहा या हमने अपने मरीज़ से कहा कि जी इसको विल पावर से ठीक करें। तो विल पावर जिस इंसान की होती है वो शायद यहाँ तक पहुँचता ही नहीं है, उसके अंदर इतने प्रॉब्लम्स पैदा ही नहीं होते कि वो दूसरों को पता चलना शुरू हो। अगर उसकी विल पावर नहीं है तो उसका साथ दीजिए ताकि वो साइकियाट्रिस्ट तक पहुँचे और प्रॉपर इस चीज़ का इलाज कराइए। ये बीमारियाँ एग्जिस्ट करती हैं और ये ब्रेन के केमिकल्स के थ्रू ही चलती हैं। जब केमिकल्स कम होते हैं तो इनका जन्म होता है। इसलिए अपने आप को या अपनी सोच को बदलने की ज़रूरत है, मेंटल इलनेसेस को देखने की ज़रूरत है। वापस आते हैं OCD के ऊपर। जैसे हम बात कर रहे थे, आजकल चूँकि कोरोना की वबा जो है वो बहुत ज़्यादा फैल चुकी है और हर तरफ जो है वो SOPs फॉलो किए जा रहे हैं, इसका भी OCD के साथ रिलेशन है। इनमें वो तमाम चीज़ें की जा रही हैं जिनको हम OCD के पेशेंट्स में रोकते हैं या उन्हें कहते हैं कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जैसे डर्ट कंटामिनेशन की थॉट्स जब उनको आती हैं और वो बार बार हाथ धोते हैं तो हम उन्हें रोकते हैं या कहते हैं कि जी आपने थोड़ी देर के लिए हाथ धोने हैं। जब से ये SOPs आना शुरू हुए और अब आम पब्लिक के अंदर ये बात होना शुरू हो गई, सफाई सुथराई का ख्याल ज़्यादा हो गया, तो बहुत सारे मेरे पेशेंट जो हैं वो दोबारा से इस बीमारी के साथ उसमें मुब्तला होकर वापस आ गए और जो उनके फोबियाज़ थे वो कोरोना फोबिया के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो गए। सो हमें इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आपके आसपास कोई ऐसा शख्स है जो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान है और जो अलामात मैंने आपको बताई हैं उनकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है, तो प्लीज़ उनका इलाज करवाइए, उन्हें साइकियाट्रिस्ट के पास लेकर जाइए और दिखाइए। और ये सब मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि योर मेंटल हेल्थ इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो प्लीज़ इसका इलाज कीजिए।